जय हिंद दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सर्वेश सर आज आप लोगों के बीच में कारक का नेक्स्ट वीडियो मतलब कारक का भाग 2 वीडियो लेकर आया हूं। जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी बच्चों को हम कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, अगर वहाँ से अगर उस एग्ज़ाम में अगर कारक टॉपिक दिया गया है तो यहाँ से आज का वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है ना बच्चों। अगर कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आज का वीडियो आप लोग देखते हैं, अगर उसमें कारक दिया गया है तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हम कारक का पहचान कैसे करते हैं, हम कारक को पहचानते कैसे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हमें पढ़ना क्या है कि हिंदी में कितने कारक पाए जाते हैं, हिंदी में कितने कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो आइए आज हम डालते हैं कारक के प्रकार। हेडिंग आप लोग बनाइएगा कारक के प्रकार और साथ साथ उसके पहचान करने का तरीका। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, कारक के प्रकार। हेडिंग बनाइए आप लोग, कारक के प्रकार और उसके पहचान करने का तरीका और उसके पहचान का तरीका, पहचान का तरीका। देखिएगा दोस्तों, हम आप लोगों को बताए हैं कि हिंदी में 8 कारक प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में 8 कारक प्रयोग किए जाते हैं और सभी 8 कारक जो होते हैं वह संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कुछ कारक जैसे सर्वनाम के साथ भी कारक प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन सर्वनाम के साथ हमें याद करना है क्या है कि सर्वनाम के साथ हिंदी में 7 कारक प्रयोग किए जाते हैं। इसमें अभी हम बताएंगे आप लोगों को एक कारक संबोधन कारक। ठीक है ना बच्चों। इसमें संबोधन कारक का सर्वनाम के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग देखिएगा, एक तरफ आप लोग यहाँ पे लिखिएगा क्या कि कारक मतलब हिंदी में जो कारक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि हिंदी में आप लोग लिखिएगा, हिंदी में निम्नलिखित हिंदी में निम्नलिखित 8 प्रकार के कारकों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित 8 प्रकार के कारकों का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा बच्चों, हम आपको कारक के प्रकार के साथ साथ उसके पहचान करने का तरीका बताएंगे। मतलब किस कारक को किस विभक्ति चिन्ह या किस सर्ग से या किस कारक चिन्ह से हम पहचानते हैं। तो हम एक तरफ बनाएंगे क्या, कारक के प्रकार, और एक तरफ बनाएंगे क्या, विभक्ति चिन्ह, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं, परसर्ग के नाम से। हम आगे वाले वीडियो में आप लोगों को, इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे बनाएंगे क्या, कारक के प्रकार। इधर पहचान करने का तरीका मतलब किस कारक में क्या देखेंगे कि हम पहचान जाएंगे कि ये यही कारक है। ठीक है ना। तो इसको बोलते क्या, विभक्ति चिन्ह, या इसका दूसरा नाम क्या है, परसर्ग। एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे पूछ लेता है कारक की पहचान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो हम क्या बताएंगे आप उसमें, परसर्ग। जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी बच्चों को हम कहना चाहते हैं कि आप अभी अपने टाइम का मैनेज करिए। ठीक है ना। आप किसी और दूसरे
में अपना टाइम ख़राब न, और किसी मतलब दूसरे फील्ड में अपना टाइम ख़राब मत करिए। आपको अगर तैयारी करना है तो आप सिर्फ रात दिन बैठ के तैयारी करिए। जो काम आपको 4 साल में करना है उसको आप टारगेट करिए, उसको आप 2 साल में लेके कंप्लीट करिए, ठीक है ना। हिंदी हम आप लोगों को ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते रहेंगे, आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि हिंदी में कितने कारक प्रयोग किए जाते हैं, तो आप लोग बताएंगे कितने कारक, 8 कारक प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखेंगे उस 8 कारकों के बारे में और इसकी पहचान कैसे करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हम इसमें देखेंगे, ऐसे कॉलम बना लेंगे। कॉलम बनाने के बाद हम देखेंगे कि जो पहला कारक होता है उसको किस नाम से जानते हैं, कर्ता कारक। कर्ता कारक देखिएगा बच्चों, कर्ता कारक का पहचान जो होता है, जो इसकी विभक्ति चिन्ह होती है, उसको हम किस शब्द से जानते हैं, ने। जहाँ पर कर्ता कारक होगा, अगर हमको ने विभक्ति देखने के लिए मिलेगी तो हम जान जाएंगे कि वहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। लेकिन यहाँ पे हमको एक बात याद करनी है, एक कंडीशन याद करनी है। वो कंडीशन क्या है, अगर कर्ता कारक है और ने विभक्ति देखने के लिए हमको मिली तो जो हमारा वाक्य होगा वह वाक्य हमेशा भूतकाल का होगा। आप लोगों को पता है समय हमेशा तीन कंडीशन में, 3 शर्तें में हमेशा समय हमेशा 3 शर्तों में चालू होता है। समय जो हमारा है, एक तो होता है बीता हुआ समय, एक तो होता है वर्तमान समय, एक तो होता है आने वाला समय। मतलब जो हम पीछे कांड कर चुके हैं, जो कांड कर रहे हैं और जो कांड करने वाले हैं, ठीक है ना, उसी को करते हैं समय के होने का बोध, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति लगेगी तभी जब हमारा वाक्य कैसा हो, भूतकाल का वाक्य हो। भूतकाल का अगर वाक्य होगा तभी वहाँ पे ने विभक्ति देखने के लिए मिलेगी, ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे अगर ने विभक्ति नहीं है और हमारा वाक्य कर्ता कारक का है, तब हम कैसे पहचानेंगे। या तो हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा, मतलब वर्तमान काल का होगा, या तो हमारा वाक्य भविष्य काल का होगा, या तो अकर्मक क्रिया होगी, उसके साथ हम कभी भी ने विभक्ति देखने के लिए नहीं पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। अभी हम आप लोगों को सिर्फ पहचान करने का एक तरीका बता रहे हैं। अभी हम आप लोगों को आगे जैसे ही हम आप लोगों को एग्जाम्पल लेके एक सारी शर्तें जो होती हैं, जो कंडीशन होती हैं कारक का, हम हर कंडीशन को आप लोगों को फॉलो कराएंगे। अभी आप लोग जानिएगा कि कर्ता कारक के साथ हमेशा ने विभक्ति लगेगी, लेकिन वाक्य हमारा कैसा होगा, भूतकाल का वाक्य होगा, ठीक है ना बच्चों। अब हम आगे देखते हैं, कर्ता कारक के बाद हमेशा क्या, उसके आगे कौन सा है, दूसरा कारक हम देखते हैं, कर्म कारक। देखिएगा बच्चों, कर्म कारक की शर्त जो होती है, कर्म कारक को हम कैसे पहचानते हैं। कर्म कारक के हमेशा जो विभक्ति या परसर्ग होता है उसके लिए कौन सा चिन्ह है, को। कर्ता ने कर्म को, लेकिन को जो लगेगा, जो हमारा को लगता है, जो हमारा को परसर्ग है, या जो को विभक्ति चिन्ह है, या जो कारक चिन्ह है, वह हमेशा सजीव के साथ होगा। किसके साथ होगा, सजीव के साथ होगा, सजीव के साथ होगा। इसमें हमको एक कंडीशन और याद करना है, इसमें हमको क्या करना है, एक कंडीशन और याद करना है। अगर कर्म कारक है और को विभक्ति हमको देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्रिया के साथ अगर कहने या पूछने के संदर्भ में क्रिया प्रयोग की गई हो, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर को विभक्ति या कोई भी विभक्ति चिन्ह हो, अगर क्रिया कहने या पूछने के संदर्भ में प्रयोग की गई हो, वहाँ हमको आँख मूंद के मानना है, कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा, ठीक है ना बच्चों। हमारी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। अभी हम आगे एक एक कारक को लेके चलेंगे, तो आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताते हुए चलेंगे। अभी आपको सिर्फ हमको कंडीशन फॉलो करना है कि कौन से कारक में कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है ना, कि ये कर्म कारक है। तो हमेशा आप लोग जानिएगा, कर्म कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह या को परसर्ग लगता है, साथ साथ ये को लगेगा किसके साथ, सजीव के साथ। उसके बाद कर्ता कारक कर्म कारक, उसके बाद करण कारक। हम तीसरा देते हैं कौन सा कारक, करण कारक।
करण कारक। करण कारक की जो विभक्ति होती है, करण कारक की जो विभक्ति होती है, जिसका जो परसर्ग होता है से के द्वारा, से के द्वारा, जहाँ पर हमको से के द्वारा चिन्ह मिलेगा वहाँ पे हम जानेंगे करण कारक होगा। लेकिन यहाँ पे जो क्रिया होगी अगर किसी साधन या माध्यम के द्वारा क्रिया की जाएगी, वहाँ पे हमेशा कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक होगा, साधन या माध्यम के द्वारा अगर क्रिया की जाएगी तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। ठीक है ना बच्चों। अब इतना कारक आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम अगला नेक्स्ट कारक बताते हैं, आप लोग इसको पहले नोट डाउन करिएगा। ठीक है ना बच्चों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अब देखिएगा आप लोग, अब हमें चौथा कारक के बारे में जानना है, चौथे कारक के बारे में जानना है। चौथा हमारा कारक है संप्रदान कारक। कौन सा, संप्रदान कारक। जो संप्रदान कारक होता है, इसके लिए जो चिन्ह, जो परसर्ग हमको प्रयोग, जो परसर्ग हमको देखने के लिए मिलता है संप्रदान कारक का, के को लिए अगर हमको चिन्ह मिल जाए, अगर हमको परसर्ग मिल जाए, क्या, के को लिए का चिन्ह हमको मिल जाएगा तो हम जानेंगे संप्रदान कारक है। अगर उसके बाद, अगर हम कैसे पहचानेंगे, अगर क्रिया देने के अर्थ में प्रयोग की गई हो, किसके अर्थ में, देने के अर्थ में, वहाँ पर हमेशा कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। हमको इसमें सिर्फ एक बात याद करना है, देने के अर्थ से मतलब क्या है, किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए जहाँ पर दी जाए वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आगे देखिएगा कौन सा कारक, 5वें नंबर पे आपादान कारक। ठीक है ना बच्चों, तो आप लोग देखिएगा आपादान कारक। आपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह या जो परसर्ग चिन्ह होता है वह क्या होता है, से कैसे, अलगाव की स्थिति में, जहाँ पर हमको अलग होने की स्थिति में दिखे, वहाँ से विभक्ति के साथ हमको अलगाव देखने के लिए मिले, वहाँ पर हम जान जाएंगे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। लेकिन अपादान कारक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी कुछ और शर्तें होती है, उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है ना बच्चों, इसकी कुछ और शर्तें होती है, उसको आप लोग देखिएगा। अगर निकलने के अर्थ में, कहीं पे भी हमको निकलने के अर्थ में क्रिया प्रयोग की जाए, तुलना करने के अर्थ में क्रिया प्रयोग की जाए, जैसे हम कहें गंगा हिमालय से निकलती है, राम श्याम से सुंदर है, सीखने के अर्थ में क्रिया प्रयोग की जाए, सीखने के अर्थ में, डरने के अर्थ में क्रिया प्रयोग की जाए, वहाँ पर हमेशा अगर विभक्ति है या नहीं है, अगर ये सारी कंडीशन हमको मिलती है, क्या क्या, अलगाव की स्थिति में, निकलने की स्थिति में, तुलना करने की स्थिति में, सीखने की, डरने की, लजाने शर्माने की स्थिति में, लजाने शर्माने की स्थिति में, वहाँ पर हमेशा हम देखेंगे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद इतनी बातें जान लेने के बाद, इतनी बात को हमको हमारे दिमाग में बैठ जाने के बाद हम आगे देखते हैं क्या, अपादान के बाद 6वें नंबर पर संबंध कारक। संबंध कारक हम देखेंगे, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग क्या होता है। सबसे ज़्यादा जो कारक होते हैं, मतलब इसमें 9 विभक्ति चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। किसमें, संबंध कारक में। कौन कौन से हैं पहले हम देखेंगे, का, की, के। कौन कौन से, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने।
एग्जाम में यहाँ से पूछेगा संबंध कारक के कुल कितने परसर्ग होते हैं, तो आप लोग बताएंगे क्या? 9। ठीक है ना, 9 विभक्ति चिन्ह या 9 परसर्ग होते हैं किसके? संबंध कारक में। हमेशा हम देखते हैं संबंध कारक का जो पहचान करने का तरीका क्या है, इसमें एक संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसी वाक्य में दूसरे या संज्ञा या सर्वनाम से क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं, किस? इस विभक्ति या इस परसर्ग चिन्हों के साथ साथ। ठीक है ना मित्रों। अब हम आगे देखेंगे क्या कि हमारा सातवां कारक कौन सा है। ठीक है ना मित्रों। उसके लिखिए देखिएगा, संबंध कारक के बाद हमारा अगला है क्या कि अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसका जो विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है क्या है? मैं पर, पर या कहते हैं ऊपर, या हम मान लेते हैं आधार। आधार का मतलब यहाँ समझिएगा, कोई भी वस्तु अगर कहीं पर हमको रखी हुए मिले, जैसे हम कहें कि ये कैंची मेज पर रखी है, इसमें पूछेगा कौन सा कारक है, तो हम आराम से बता देंगे किसी बेस पर रखी गई है, तो हम जान जाएंगे कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ठीक है ना मित्रों। अब अगला हम देखते हैं लास्ट वाला, संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है क्या होता है मित्रों? हे ओ अरे। साथ साथ इसमें एक कंडीशन और होती है कि इस चिन्ह के साथ यहाँ पे हमको संबोधन चिन्ह भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना मित्रों। उसके बाद यहाँ पर हम हमेशा देखते हैं कि क्रिया पुकारने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। किस कारक में? संबोधन कारक में। ठीक है ना मित्रों। इसके बाद इतनी बातें जान लेने के बाद आप लोग देखिएगा 8 कारक एकदम डिटेल से हम आप लोगों को बताए हैं कि किस कारक को हम कैसे, मतलब किस विभक्ति चिन्ह के द्वारा पहचानते हैं। आगे हम आप लोगों को एक एक कारक को उठाएंगे और आराम से पढ़ाते हुए चलेंगे। अभी आप लोग जितनी बात बताएं, अगर उतनी बात आप लोग दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको कोई भी कंपटीशन देते हैं वहाँ से कारक दिक्कत होगा नहीं। लेकिन जब हम डिटेल में आप लोगों को पढ़ाएंगे, जैसे कर्ता कारक अगर ने विभक्ति के साथ लगता है और हमारा जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, अगर भूतकाल का होगा तभी वहाँ पे ने विभक्ति देखने के लिए मिलेगी। बाकी हम एक एक एग्जाम्पल बताएंगे। अगर वर्तमान काल है वहाँ पे अगर ने विभक्ति नहीं है तो कैसे हम पहचानेंगे कर्ता कारक है। अगर अकर्मक क्रिया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कर्ता कारक है। ठीक है ना बच्चों। अगर भविष्य काल के साथ कोई भी वाक्य प्रयोग किया गया है वहाँ पे कर्ता कारक है, कैसे पहचानेंगे। हम एकदम डिटेल से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ हमारा वीडियो इतना ही है। इतने से अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। और उसके लिए हम एक एक कारक को हम डिटेल में लेके आप लोगों को पढ़ाएंगे। हम जितने बच्चे तैयारी करते हैं उन सभी को करना चाहते हैं। अपना टाइम ख़राब मत करिए, बिल्कुल मत करिए। जब हमको पता है जो चीज़ हमको कंपटीशन में हम आ गए, हमको 4 साल में जो मेहनत करना है, वही मेहनत अगर हम समय रहते हुए अपना समय बचा के 2 साल या 1 साल में कर लेते हैं, हमारे लिए कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो उसके लिए हम आप लोगों को एक मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं कि ज़िंदगी संवारने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, उस वक्त को संभालिए जिस पर हमारी ज़िंदगी खड़ी हुई है। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।